नमस्कार दोस्तों, वर्ड स्टडी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रफुल्ल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले कुछ लेक्चरों से जो है एक श्रृंखला प्रारंभ की है। इसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के खंड को जो है कर रहे हैं। इसमें हमने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठाया है जो पिछले बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, जैसे आपके यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, आरएएस हो गया, आरओएआरओ हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, है ना। और जो है इस तरह के जो भी छोटे बड़े एग्ज़ाम होते हैं जैसे यूपीपी हो गया, तो उसके प्रश्नों को जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें जो है एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप लोगों को प्रश्न मिलते हैं और इसके अलावा जो है उनका एक प्रारूप आपको मिलता है। और इसके अलावा जब हम उनकी व्याख्या करते हैं तो व्याख्या करने के बाद आप लोगों को ये अनुमान हो जाता है कि मतलब जैसे कभी कभी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। और जो है जब उस तरह का कोई भी प्रश्न थोड़ी बहुत भाषा के फेरबदल के साथ जब आपको मिलता है तो वो प्रश्न आप आसानी से जो है कर पाते हैं। तो मैं इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूँ। संभवतः ये आज हमारे टॉपिक का, जिसमें हम भारतीय संविधान का विकास देख रहे हैं, उस श्रृंखला का ये अंतिम जो है चैप्टर होगा। तो आशा करते हैं कि ये 5वां वीडियो है और आप इसको जो है पसंद करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। अगर ये श्रृंखला पसंद आ रही हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर सूचित करें और आप लोगों के कमेंट से जो भी सुधार हो सकता है हम अपनी लेक्चर में करने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग बिना समय गंवाए जो है अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो दोस्तों, अगर आपको पता है कि संविधान सभा ने जो है देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की नेतृत्व में जो है एक समिति बनाई थी, जिसे क्या कहते हैं, जिसको नाम दिया गया था प्रारूप समिति। ठीक, तो इस प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इस प्रारूप समिति में जो है विभिन्न अन्य लोग भी शामिल थे। तो उनकी संख्या अगर जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को शामिल कर लिया जाता है तो संख्या जो है सदस्यों की 7 थी। लेकिन और इसके अलावा जो सदस्य थे, या हम इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं 6+1, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसके अलावा 6 सदस्य और थे। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था उसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अतिरिक्त कितने सदस्य थे। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 6 सदस्य थे। तो अब जरा हम उन 6 सदस्यों के नाम भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो सदस्य थे उनका नाम था एन गोपाल स्वामी अयंगर। मैं नाम लिख देता हूँ, एन गोपाल। आप लोग इसको नोट्स में बना लेंगे और जो है अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको ही लाभदायक होगा। एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक, तो इन्होंने जो है इसमें मतलब एक इसके सदस्य ये थे। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो दूसरे नंबर पर जो थे उनका नाम था अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। ठीक, तो ये 2 सदस्य थे। अब दोस्तों इसमें नाम नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं एक नया पेज इसमें जो है शामिल करता हूँ। ठीक, तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके अलावा जो है जो अगले व्यक्ति थे जिनके तीसरे नंबर पर मैं नाम लिख देता हूँ उनका, के.एम. मुंशी। उनका नाम है के.एम. मुंशी। तो ये तीसरे नंबर के सदस्य हैं। और
चौथे नंबर की अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह, सादुल्लाह, ठीक। तो मोहम्मद सादुल्लाह जी इसके सदस्य थे। इसके अलावा इसके अन्य जो सदस्य थे 5वें नंबर पर, उनका नाम था B.L. मित्र, उनका नाम था B.L. मित्र। इसके अलावा जो 6ठे नंबर पे इसके सदस्य थे, उनका नाम था, 6ठे नंबर के जो व्यक्ति थे उनका नाम था D.P. खेतान, D.P. खेतान, ठीक। तो अब इसमें ये हुआ कि जो B.L. मित्र थे उन्होंने मतलब 2 लोगों की सीट जो है रिक्त हो गई थी, तो B.L. मित्र के स्थान पर जो है N. माधवराव को शामिल किया गया था। N. माधव यानी अंतिम रूप से यही इसमें शामिल थे, तो N. माधवराव इसमें शामिल थे। इसके अलावा जो है D.P. हाँ, इसमें जो है T.T. कृष्णमाचारी को D.P. खेतान की जगह पर नियुक्त किया गया था, तो उनका नाम था T.T. कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी। तो इनको जो है D.P. खेतान के स्थान पर नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार से जो है 6 अन्य सदस्य हो गए। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये प्रश्न समझ में आया होगा और आप इस प्रश्न का जो है ठीक तरह से जवाब दे पाएंगे, ठीक। तो इसका सही जवाब होगा बी। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। तो इसमें जो अगला प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो आपको पता है कि N. गोपालास्वामी अयंगर भी थे, जवाहरलाल नेहरू जो है इसके सदस्य नहीं थे, ठीक। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर भी थे। उसके अलावा सरदार पटेल भी जो है इसके सदस्य नहीं थे, यानी कि इसका सही जवाब होगा 1 और 3। तो यानी कि सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। तो 59 का जो है सी जवाब हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अब अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था, ठीक। तो अब इस प्रश्न की मैं बात करूं तो संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए, यानी कि जो संविधान का प्रारूप था उस पर विचार करने के लिए 29 अगस्त, मैं डेट लिख देता हूं, 29 अगस्त वर्ष 1947, ठीक, को एक संकल्प पारित किया गया, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन, ठीक। तो इस रिजोल्यूशन को पास करके जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे जो है प्रारूप समिति कहा जाता है, ठीक। तो इसने संविधान के प्रारूप पर विचार किया था। तो ये डेट है 29 अगस्त 1947, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो आपको पता है कि संविधान निर्माण के समय जो है संवैधानिक सलाहकार B.N. राव जी को संविधान सभा द्वारा नियुक्त किया गया था। क्या नाम है? B.N. राव। तो इनको जो है संविधान सभा द्वारा अपने संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इनका जो पूरा नाम है वो भी मैं लिख देता हूँ। तो उनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, ठीक। तो ये इसके जो है संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब 7वां प्रश्न ये है कि
भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो अब अगर मैं बात करूं कि जो संविधान सभा है, ठीक, उसने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो संविधान सभा का उस समय जो है चौथा अधिवेशन चल रहा था। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो संविधान सभा का चौथा अधिवेशन उस समय चल रहा था, ठीक। तो इस और डेट थी जो है 14 जुलाई 1947। तो इस तिथि को जो है 14 मतलब ये तिथि थी, और इसके मतलब इस 14 जो 14वां अधिवेशन जो चल रहा था, अगर उसकी संपूर्ण तिथि की बात की जाए तो 14 जुलाई 1947 से लेकर के 31 जुलाई 1947 तक ये सत्र, जो 14वां सत्र है, वो चला था। इसमें से जो 22 जुलाई 1947 को उसके दिन जो है कब, मैं इधर लिख देता हूँ, 22 जुलाई 1947 के दिन, यानी कि 14वें अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज को जो है स्वीकार किया गया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 22 जुलाई 1947। तो 64 का होगा ए, ठीक। तो आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया। एक बार और मैं इसकी चर्चा कर देता हूँ कि संविधान सभा का जो 14वां सत्र था, जिसकी अवधि थी 14 जुलाई 1947 से लेकर 31 जुलाई 1947 तक, ठीक। इस समयावधि में 22 जुलाई 1947 के दिन जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया था, ठीक। तो अब अगले प्रश्न की ओर इसके बाद चलते हैं हम लोग। अब अगला प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री परिषद की जो झंडा समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक। संविधान निर्मात्री परिषद की जो झंडा समिति थी, ठीक। तो वैसे तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में दो झंडा समितियों का उल्लेख मिलता है। अब मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो मैं लिख देता हूँ, दो झंडा समितियों का उल्लेख जो है हमें प्राप्त होता है, दो झंडा समितियाँ, ठीक। तो इन दो, ये कौन कौन सी दो झंडा समितियाँ हैं, तो इनकी मैं बात करूँ तो त्रुटि के लिए क्षमा चाहूँगा, ठीक। जो पहली झंडा समिति है उसका वो जो है 2 अप्रैल 1931, यानी 2 अप्रैल 1931, ठीक। 2 अप्रैल 1931 को जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, कौन सा, कराची अधिवेशन, ठीक। तो इस कराची अधिवेशन में 2 अप्रैल 1931 को जो है एक झंडा समिति गठित की गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे, अगर मैं लिख दूँ इसमें अध्यक्ष, ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है इस झंडा समिति के अध्यक्ष थे। कौन थी, तो ये 2 अप्रैल 1931 को कराची अधिवेशन में जो है ये गठित की गई थी, ठीक। जो पहली प्रकार की झंडा समिति है, ठीक। तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं आगे, ठीक, तो इसके अलावा संविधान सभा ने जो है एक तदर्थ झंडा समिति गठित की थी। क्या नाम था, तदर्थ, इसको इरेज कर लेता हूँ, तदर्थ झंडा समिति, ठीक। तो
इस तदर्थ झंडा समिति का जो है गठन किसने किया था? तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, संविधान सभा द्वारा जो है इस तदर्थ झंडा समिति का गठन किया गया था। ठीक, तो अब इस तदर्थ झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे, ये भी मैं लिख देता हूँ, अध्यक्ष। तो इनके इस समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समिति के अध्यक्ष है। तो इस प्रकार से 2 झंडा समितियों का उल्लेख संविधान में हमें मतलब इतिहास में हमें प्राप्त होता है। ठीक, तो अब अपने मूल प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक, हमारा मूल प्रश्न है कि जो संविधान निर्मात्री परिषद है, ठीक, तो इस संविधान निर्मात्री परिषद में जो है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समय इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही जवाब है बी। तो आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया है। ठीक, अब आगे अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। ठीक, तो बिल्कुल जो है सही बात है ये कि मतलब संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। अब आगे की तरफ बात करते हैं। ठीक, तो राष्ट्रीय ध्वज के जो बीच में चक्र बना हुआ है उसमें 21 तीलियाँ हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो चक्र बना हुआ है उसमें 24 तीलियाँ हैं, जो एक मतलब जो सारनाथ के अशोक स्तंभ के जो है अशोक चक्र से जो है लिया गया है। ठीक, और इसकी जो लंबाई मतलब इसकी जो है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है वो है 2:3। तो इस प्रकार ये कथन भी गलत है, ये कथन भी जो है गलत हो जाता है। तो इसका सही कथन केवल एक है और हमें सही बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक, तो हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप है वो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था और राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में जो है 24 तीलियाँ हैं और इसका जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है वो 2:3 का है। ठीक, जब भी चाहे जितना बड़ा तिरंगा बने हमारा, उसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात हमेशा यही रहेगा, यानी लंबाई जो है 3 रहेगी और चौड़ाई 2 रहेगी। मान लो एक ऐसे ही मैं वानगी से बात कर लेता हूँ, जैसे मान लो हमें चलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, आप इसको समझ ही गए होंगे। ठीक, नहीं तो टाइम काफ़ी जा रहा है। ठीक, अगला हमारा जो प्रश्न है वो ये है, अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर जो है कब तैयार हुआ? ठीक, तो आपको पता है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को जो है पूर्ण रूप से संविधान सभा द्वारा मतलब स्वीकार कर लिया गया था। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, किसकी प्रस्तावना इसको कहते हैं। ठीक, तो अगर प्रस्तावना या इसको इंग्लिश में ही प्रियम्बल कहते हैं, तो इस प्रियम्बल की बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है, आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 की तिथि का इसमें उल्लेख किया गया है कि इस दिन हम संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मार्पित करते हैं। ठीक, तो इस तरह की जो है उसमें तिथि दी हुई है। ठीक, तो अब आपको पता है कि जब इस तिथि को संविधान स्वीकार किया गया तो उस दिन कुछ प्रावधान लागू हो गए थे। ठीक, जैसे नागरिकता संबंधी प्रावधान इस समय जो है लागू कर दिए गए थे। ठीक, तो नागरिकता संबंधी प्रावधान हो गए। इसके अलावा जो है अंतःकालीन संसद यानी इंटरिम संसद का जो प्रावधान है वो इस समय मैं लिख देता हूँ अंतःकालीन संसद, तो ये प्रावधान इस समय लागू कर दिया गया था। ठीक, और जो है कुछ
अस्थायी एवं संक्रमणकालीन मतलब उपबंध थे उनको लागू कर दिया गया था। लेकिन जो शेष संविधान है वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ठीक, तो पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? ठीक, तो अभी मैंने इस पर चर्चा की कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय मतलब संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? ठीक, तो अब इसको थोड़ा आराम से इस प्रश्न को समझते हैं। ठीक, तो मैं सीधे इसके बारे में ही आपको बता देता हूँ कि आपको पता है, एक नए पेज में ही बताता हूँ। ठीक, तो आपको पता है कि दिसंबर 1929, ठीक, दिसंबर 1929 में जो है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। और आपको पता है कि ये ऐसा कब हुआ? तो लाहौर अधिवेशन के दौरान हुआ। लाहौर लाहौर अधिवेशन के दौरान दिसंबर 1929 में जो है कांग्रेस द्वारा यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। पूर्ण स्वराज्य की जो है घोषणा की गई। ठीक, तो अब इस दिन जब घोषणा हो गई तो दोस्तों 26 जनवरी को, कब? 26 जनवरी को प्रतिवर्ष इस दिन से जो है मतलब स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू कर दिया गया कि भाई अब हम लोग 26 जनवरी से स्वतंत्रता दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है मनाएंगे। तो अब जब आज़ादी मतलब जब भारत आज़ाद हो गया तो आपको पता है कि आज़ादी हमें मिली 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हो गया। तो अब कांग्रेस ने जो तिथि दे रखी थी वो थी 26 जनवरी को, मतलब हर भारतीय जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने यह तिथि बदल दी और 15 अगस्त को भारत को आज़ाद कर दिया। तो फिर ये हुआ कि जब 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया तो अब क्या करेंगे? क्या 26 जनवरी को छोड़ देंगे? तो फिर उसमें ये किया गया कि हम ऐसा करते हैं कि जो संविधान हमारा लागू होना है उसकी तिथि हम जो है 26 जनवरी 1950 रख देते हैं। 26 जनवरी उसकी तिथि रख देते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा संविधान जो पूर्ण रूप से लागू हुआ वो 26 जनवरी से लागू हुआ और हम लोग उसी दिन जो है गणतंत्र हुए। ठीक, हमारे सारे प्रावधान संविधान के इसी दिन से लागू माने जाते हैं। तो इस प्रकार जो है आपके प्रश्न का जो है सही जवाब अब ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक, तो क्या है कि कांग्रेस, एक बार फिर से पढ़ता हूँ मैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो ये मतलब अगर मैं बात करूं तो ये एक हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक, कि कांग्रेस ने जो है इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में, भाई क्योंकि 29 में घोषणा हुई थी। ठीक, 29 में घोषणा हुई थी दिसंबर 1929 में, तो 1930 में जो है इसको मनाया था। तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर आगे के कथनों को देखते हैं। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो बिल्कुल गलत बात है। आपको पता है कि 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। ठीक, और यह एक शुभ दिन था। बिल्कुल गलत, मतलब ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, जब ऊपर वाला हो चुका है तो इसका कोई महत्व ही नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए। ठीक, अब आगे अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो किसके द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया? तो संवैधानिक सभा द्वारा या सांविधिक सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो ये अगर मैं इस अधिवेशन की बात करूं तो ये 11वां अधिवेशन था। कौन सा था? 11वां अधिवेशन था। तो इस अधिवेशन को
और जो डेट थी वो 26 नवंबर, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, 26 नवंबर 1949। ठीक, इस तिथि को जो है हमारा संविधान अपना लिया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ए। ठीक, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब अगला प्रश्न है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कि बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन सबसे पहले कहां से हुआ था, तो बी आर अम्बेडकर का जो सर्वप्रथम निर्वाचन हुआ था वो पूना से हुआ था। पूना की सीट से जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन मतलब हुआ था। और ये उस समय अविभाजित बंगाल का हिस्सा था। अगर मैं लिख दूं इसको, अविभाजित, ठीक, अविभाजित बंगाल का जो है ये पूना हिस्सा था। ठीक, लेकिन हुआ ये कि जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया, ठीक, तो जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो ये पूना क्षेत्र कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। ठीक, तो अब पाकिस्तान में जब चला गया तो ये सीट मतलब इनका चुनाव ही रद्द हो गया। फिर अब कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि जो है अम्बेडकर साहब का मतलब संविधान सभा में आना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए फिर उन्होंने मतलब एक जो है बम्बई प्रेसिडेंसी, आपको पता है थी, मैं नाम लिख देता हूँ, बम्बई ठीक, तो इस बम्बई प्रेसिडेंसी से जो है एम आर जयकर का जो है चुनाव हुआ था, एम आर जयकर। तो इन एम आर जयकर ने जो है अपना त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद जो है बम्बई प्रेसिडेंसी में उपचुनाव हुए और इस उपचुनाव में जो है बी आर अम्बेडकर साहब को सफलता मिल गई। ठीक, तो इस प्रकार से जो है बी आर अम्बेडकर जी जो है बम्बई प्रेसिडेंसी से चुन कर के जो है संविधान सभा में पहुँचे थे। ठीक, तो अब अपने प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सॉरी, अब इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि बम्बई प्रेसिडेंसी से। कहाँ से, बम्बई, क्योंकि पूना की तो सीट रद्द हो गई थी तो इसलिए बम्बई प्रेसिडेंसी से वो चुन करके पहुँचे थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। बी आर अम्बेडकर का जन्म एवं मृत्यु कब हुई थी, अब हमें ये बताना है। तो आपको पता है कि अम्बेडकर साहब का जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल, मैं तिथि लिख देता हूँ, 14 अप्रैल 1891 में जो है कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में जो है इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक, सॉरी दोस्तों, ठीक, तो महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। मैं त्रुटि के लिए क्षमा चाहूँगा। ठीक, पुनः जो है प्रश्न मतलब कॉल आ रही है, सॉरी। अब हम लोग जो है पुनः अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। ठीक, तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, कहाँ, महू में। ठीक, इसके अलावा 6 दिसंबर 1956, कब, 1956 में दिल्ली में, ठीक, दिल्ली में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार अब इसका सही जवाब होगा 1891 और 1956, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक, तो अब आगे के प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब आगे का प्रश्न है कि किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। ठीक, तो अगर मैं जनगण मन की बात करूं तो 24 जनवरी, कब, 24 जनवरी 1950 को जो है जनगण मन को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी इस दिन अपनाया गया था और इसके गायन का समय है 52 सेकेंड। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1950। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा सी। आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। आज का दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि हमने आज ये 5वां लेक्चर है इस चैप्टर का,
तो मैंने सोचा कि अब इस चैप्टर को इसी लेक्चर में क्लोज कर दिया जाए, तो लंबे लेक्चर के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक, अब अगला जो प्रश्न है वो ये है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह यानी जो स्टेट एम्बलम है या नेशनल एम्बलम है वो कब एडॉप्ट किया, कब स्वीकार किया गया? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को जो है भारत सरकार द्वारा जो सारनाथ यानी कहाँ, सारनाथ, ठीक, सारनाथ, और ये कहाँ है? तो ये है आपका वाराणसी। ठीक, तो इस वाराणसी में जो है अशोक का जो स्तंभ है, अशोक स्तंभ जो है, उस अशोक स्तंभ से जो है इसको अंगीकृत किया गया था, इसको स्वीकार किया गया था। ठीक, तो इसके जो है सिंह स्तंभ की जो है ये शीर्ष अनुकृति है। ठीक, तो इस प्रकार इसका जो है सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ठीक, तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी जी ने। ठीक, तो आज भी हम लोग विरोधी पार्टियों द्वारा इस तरह के बयानों को सुनते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए बयान इस तरह के दिए जाते हैं कि महात्मा गांधी जी तो कहते थे कि इसको राजनीतिक दल के रूप में अब स्थापित रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन जो है उसके अन्य सदस्य कांग्रेस पार्टी के इस बात से सहमत नहीं थे, तो आगे भी कंटिन्यू ये पार्टी चलती रही। ठीक, तो इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ठीक, ये कथन जो है किसका है, किस व्यक्ति का है? तो ये कथन है आइवर जेनिंग्स का। ठीक, तो अगर आइवर जेनिंग्स की बात किया जाए तो उनका ये कहना था कि जो भारतीय संविधान निर्माता थे उन्होंने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों की भावनाओं का जो है बहुत कम ध्यान रखा है। ठीक, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी भावनाओं को बहुत कम ध्यान रखा है, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो उन्होंने भारतीय संविधान का ठीक से अध्ययन ही नहीं किया। आपको पता है कि अल्पसंख्यकों का भारतीय संविधान में बराबर ध्यान रखा गया है। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ठीक, तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? ठीक, तो इसका जो है सही जवाब होगा 15। ठीक, अब अगर मैं 15 के नाम लिखूंगा तो काफ़ी लंबा समय लगेगा, तो एक बार मैं आपको पढ़ के सबके नाम बता देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके उन नामों को लिख सकते हैं। तो सबसे जो पहली महिला हैं उनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। आप ध्यान से सुनिए, विजय लक्ष्मी पंडित। दूसरे नंबर पर राजकुमारी अमृत कौर, तीसरे नंबर पर सरोजिनी नायडू, चौथे नंबर पर सुचिता कृपलानी, पाँचवें नंबर पर पूर्णिमा बनर्जी, छठे नंबर पर लीला रॉय, ठीक, और सातवें नंबर पर जी दुर्गाबाई, आठवें नंबर पर हंसा मेहता, 9 नंबर पर कमला चौधरी, 10वें नंबर पर रेणुका राय और 11वें नंबर पर मालती चौधरी, 12वें नंबर पर दक्षयानी वेलायुधन, ध्यान से नाम सुनेंगे, और 13वें नंबर पर बेगम एजाज रसूल, 14वें नंबर पर ऐनी मस्करीनी और 15वें नंबर पर अम्मू स्वामीनाथन। तो इस प्रकार से अम्मू स्वामीनाथन, इस प्रकार से ये सभी 15 महिलाएं हैं। और इनको मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लिखने में और अतिरिक्त समय जाएगा और ऑलरेडी आपका लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है। तो हम ऐसी आशा करते हैं कि आपको जो है ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक, तो आज की श्रृंखला को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं और ये इस श्रृंखला का यानी भारत में संवैधानिक विकास के चैप्टर पर ये
अंतिम वीडियो है जो कि 5वें पार्ट के रूप में आप लोगों के सामने आ रहा है, ठीक, या इसको आप देख रहे हैं, ठीक। तो इस अंतिम वीडियो के साथ मैं अपनी इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। अब इसके बाद जो है हम अन्य विषयों पर भी धीरे धीरे काम करेंगे और आप लोगों के सामने ये सब वीडियो आएंगे। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर वो शुरू होगा, वो ये होगा कि संविधान में कौन कौन से विदेशी प्रभाव हैं जो हमें दिखाई देते हैं, ठीक। तो उन विदेशी प्रभाव के ऊपर भी जो है हम इसी तरह से प्रश्नगत श्रृंखला जारी रखेंगे और अन्य विषयों पर भी जो है हमारी श्रृंखला शुरू होगी, ठीक। तो आप इसका लाभ उठाएं और अपने मित्रों को भी शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इसके अलावा जो भी आपके साथ या जो भी आपके बंधु सखा तैयारी कर रहे हों, उनको ये लेक्चर ज़रूर पहुंचा दें ताकि वो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का लाभ ले सकें। और मैं जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो श्रृंखला है वो घटना चक्र से प्रेरित है, लेकिन इसकी व्याख्या मैं कुछ अपने पास से भी देता हूँ और कुछ उस पुस्तक की सहायता से भी मैं इसमें शामिल करता हूँ, ठीक। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।